कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सही होंगे। आपका स्वागत है मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं कवि या लेखक व उनकी रचनाएं। कवि या लेखक रचनाएं। सूरदास, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, कहानावत, आखिरी सलाम। सूरदास अष्टछाप कवि और इन्हें कृष्ण भक्ति के लिए भी माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैंने आपको बताई, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी और नल दमयंती, ब्यालो, इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। इनकी मुख्य विशेषता है कि इन्होंने कृष्ण लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य और श्रृंगार रस के अप्रतिम कवि कहे जाते हैं। अब आते हैं हम तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस। तो ये रामचरित जो मानस है ये इनका सर्व प्रमुख रचना है। विनय पत्रिका और इनकी कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, वैरव रामायण, ये और भी इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है रामचरितमानस में अवधी और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, भारतीय संस्कृति व आदर्शों का चित्रण देखने को मिलता है। अब आते हैं हम मलिक मोहम्मद जायसी पर। तो ये हमारे सूफी कवि और निर्गुण प्रेमाश्रयी कहलाते हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। और जो ये पद्मावत है इनकी, तो पद्मावत इनकी सर्वप्रमुख रचना है। और जैसे कि और भी है इनकी अखरारपट और आखिरी कलाम और कहरनामा, चित्ररेखा के इनकी और भी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि एक तो ये सूफी कवि, निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। और दूसरा इनकी जो मेन विशेषता है वो ये है, अवधी भाषा में रचित पद्मावत एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित महाकाव्य है जिसमें प्रेम और विरह का मार्मिक वर्णन है। तो अब हम बताते हैं कि ये जो तीनों कवि हैं हिंदी साहित्य के, भक्ति काल की अलग अलग धाराओं, सगुण और निर्गुण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो रचनाएं हैं वो है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा। नेक्स्ट आते हैं हम हरिवंश राय बच्चन। इनकी है निशा, निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला। नेक्स्ट आते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए हम आपको बताते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, थोड़ा सा वर्णन करते हैं इनका। जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो शैली है वो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक तो ये राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं ये, और द्विवेदी युगीन कवि भी इनको कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साकेत। तो जो साकेत है ये राम कथा पर आधारित है। और ये जयद्रथ वध, भारत भारती, जो भारत भारती है
वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनका खंड काव्य जो है यशोधरा है, और पंचवटी और द्वापर और जयद्रथ वध, ये इनका खंड काव्य है। ठीक, तो खंड काव्य कौन कौन सा है? पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, ये इनका खंड काव्य है। अब हम चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी पर। निशा निमंत्रण, मधुशाला और मधुबाला। ठीक, तो ये इनके जो वो हैं प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो शैली है वो है हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, छायावाद उत्तर काल के प्रमुख कवि और नई कविता आंदोलन के अगुआ। देखिए, अगुआ का मतलब होता है अगला, आगे रहने वाला नेता या प्रमुख होता है। और हरिवंश राय बच्चन जी की नई कविता आंदोलन के अगुआ थे, यानी वह इस आंदोलन के प्रमुख कवि या प्रणेता थे, जिन्होंने अपनी सरल, सहज और मस्ती भरी शैली से इस आंदोलन को दिशा दी। खासकर हालावाद प्रेम और जीवन के आनंद पर आधारित कविता के माध्यम से। तो जो हालावाद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने उमर खयाम से प्रेरित होकर ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसे ग्रंथ लिखे, जिसमें जीवन के हर पल को मदिरा और मधुशाला के रूप में देखा, जो नई कविता में प्रयोगवाद के साथ सहजता और व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देता था। सरल भाषा उनकी कविताएं आम आदमी को छूती थी, जिनमें प्रेम, जीवन और सामाजिक चेतना की सहज अभिव्यक्ति थी। जो छायावाद के बाद की कविता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगुआ का अर्थ बताएं तो इस संदर्भ में वे कई नई कविता की शुरुआती दौर के उन कवियों में से थे, जिन्होंने इस धारा को आगे बढ़ाया और अपनी अनूठी शैली से इसे स्थापित किया, इसलिए उन्हें अगुआ कहा जाता है। हरिवंश राय जी का कविता संग्रह निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आग की दुनिया, ये हैं। और इनकी जो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक 4 खंडों में विभाजित है। ठीक, अब हम अपने लास्ट जो कवि हैं उनके बारे में बताते हैं। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की जो शैली के बारे में बताते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ओजस्वी वाणी के कवि और समकालीन कवि के रूप में इन्हें माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रथी, जो काव्य में आती है इनकी, और जो रश्मि रथी है कर्ण के जीवन पर आधारित है, कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति पर, और उर्वशी प्रेम और सौंदर्य पर, हुंकार, और एक और है परशुराम की प्रतीक्षा, ये हमारी काव्य में आते हैं। और जो गद्य के बारे में हम बताते हैं इनके लिए, जो संस्कृत के 4 अध्याय साहित्यिक ऐतिहासिक है, दिनकर जी की डायरी, ये जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हैं। अब हम बताते हैं जो ये तीनों कवि हैं, इन कवियों की रचनाएं हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय भावनाओं को गहराई से छूती हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी वीडियो में और भी कवि और उनके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा कूल स्टडी पॉइंट चैनल पर ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।